Digestion and Absorption Part 4 Learn Full NCERT। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो मान लीजिए जैसे ये हो गया एक लीवर का ये हो गया हाफ पार्ट। इसका इधर वाला पार्ट को लेफ्ट पार्ट को बोलेंगे लेफ्ट लोब, राइट वाले पार्ट को राइट लोब। फिर ये जो पार्ट है जो डिवाइड करता है, इस पार्ट को बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। जो डिवाइड करता है इस लिगामेंट बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये जो लीवर होता है, ये लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड यही होता है अपनी बॉडी में। और इसका जो वेट होता है वो वेट होता है 1.2 to 1.8 kg। ये एवरेज है 1.2 to 1.8 kg का वेट होता है लीवर का। और इसमें से मेल का होता है लगभग 1.5 to 1.8 kg और फीमेल का होता है 1.2 to 1.4 kg। दोनों फीमेल और मेल में वेरी करता है। और लीवर का जो पीएच होता है, यहाँ का लीवर का पीएच, ये पीएच होता है 8.4, मतलब ये पीएच अल्कलीन होता है। और ये जो लीवर होता है, ये लीवर सिचुएट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी इसमें सिचुएटेड रहता है एब्डोमिनल कैविटी में लीवर। और बिलो दी डायफ्राग्म के नीचे, जैसे ऊपर हो गया डायफ्राग्म, उसके नीचे होता है लीवर। डायफ्राग्म ऊपर होता है, लीवर होता है उसके नीचे। और इस दोनों लोब से एक एक डक्ट निकलते हैं। जैसे यहाँ से एक डक्ट निकलते हैं और यहाँ से एक डक्ट निकलते हैं और दोनों जुड़ जाते हैं। इस डक्ट को कहते हैं राइट, क्योंकि राइट में है, राइट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक टर्म लीवर से ही जुटा होता है। तो जहाँ भी हेपेटिक आया उसका मतलब समझ आइए वो लीवर से ही उसका लिंक है। तो ये हो गया राइट हेपेटिक डक्ट और इधर वाले को हो गया लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये दोनों जुड़ जाते हैं यहाँ पर। और ये जो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट दोनों एक तरफ जुटते हैं और ये दोनों जुटने के बाद ये कहलाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट, क्योंकि ये दोनों जुट गए और इसका नाम होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इसी के बगल में यहाँ पर होते हैं गॉल ब्लैडर, इसी को कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर। और इसी के आगे चलिएगा तो ये गॉल ब्लैडर और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट ये आगे चलकर दोनों मिलकर ये बन जाते हैं, इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्योंकि यहाँ इसमें बाइल भी मिल जाते हैं इसलिए इसे कहते हैं बाइल डक्ट। ये चल गया नीचे, ये हो गया चल गया बाइल, ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट। और यहाँ पर गॉल ब्लैडर के बाद यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर होता है। इस इंस्फिंक्टर को बोलते हैं इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, इस इंस्फिंक्टर का नाम होता है इंस्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और उसके बाद ये जो आगे चलाता है कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ पर आपका होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका है स्टोमैक। ये हो गया स्टोमैक। और ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से आया इधर, यहाँ पर
ये वैगन बाइल डक्ट यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर ओपनिंग होता है, ये आगे चलाता है। इस ओपनिंग को बोलेंगे, इस ओपनिंग को बोलते हैं हेपाटो पैनक्रिएटिक एम्प्यूला। क्योंकि ये लीवर और पैनक्रियाज दोनों से मिला हुआ है। पैनक्रियाज से क्यों मिला हुआ है मैं बताता हूँ अभी। इसे बोलते हैं हेपाटो पैनक्रिएटिक एम्प्यूला, और इसी को बोलते हैं एम्प्यूला ऑफ वेटर। ये हो गया एम्प्यूला ऑफ वेटर। और ये जो खुलता है, इसी के खुलने के पास होता है एक स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का नाम होता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। यही स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये स्फिंक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं बताऊंगा क्यों और आगे चलकर। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, और यहाँ पर होता है पैनक्रियाज। ये है पैनक्रियाज, और इसका भी एक पैनक्रियाज का डक्ट होता है। ये डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट ये दोनों जुड़ जाते हैं, और ये आते हैं पैनक्रियाज और लिवर से, तो इसे बोलते हैं हेपाटो पैनक्रिएटिक एम्प्यूला। और इस डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ वर्शंग। पैनक्रियाज डक्ट आते हैं उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ वर्शंग। और एक बात बताना भूल गया, ये जो गॉल ब्लैडर है, इसका जो डक्ट होता है, इस डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ये डक्ट हो गया सिस्टिक डक्ट, जो फिर से देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा भर गया है। तो जैसे ये हो गया लीवर, इसका दो लोब, लेफ्ट लोब, राइट लोब, और इसका जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं फैल्सिबम लिगामेंट। जो पार्ट करता है फैल्सिबम लिगामेंट, ये डायफ्राम के नीचे होता है। इसका पीएच होता है 8.4। इसके दो डक्ट होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, एक राइट हेपेटिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिलकर बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। उसके यहाँ बगल में होते हैं गॉल ब्लैडर का डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। और ये गॉल ब्लैडर और कॉमन हेपेटिक डक्ट ये दोनों आगे जाकर मिलते हैं और बनते हैं कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पर स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर होता है पैनक्रियाज, और इधर बोलते हैं हेपेटिक लीवर। ये दोनों मिलकर बनाते हैं, यहाँ पर खुलता है, ओपनिंग होता है, इससे ये एम्पुला है। ये इस एम्पुला को बोलते हैं हेपेटो पैनक्रिएटिक एम्पुला, और इसी को बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। और ओपनिंग को जो खुलता है वहाँ पर स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और जो पैनक्रियाज का जो डक्ट है उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ वर्शंग। अब हम आगे चलते हैं और बताते हैं इस स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई का क्या फंक्शन होता है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो उससे पहले जो गॉल ब्लैडर होते हैं उसमें से एक दिन में 600 से 800 मिलीलीटर बाइल निकलते हैं पर डे। एक दिन में 600 से 800 मिलीलीटर बाइल। और अब मैं बताता हूँ स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन के बारे में। जब ड्यूडेनम में कोई फूड नहीं होता है, तब जो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और जो भी बाइल होता है वो जो लीवर से आता है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो जब कोई भी फूड नहीं होगा ड्यूडेनम में, तो सारा बाइल स्टोर हो जाएगा गॉल ब्लैडर में, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। लेकिन जब ड्यूडेनम में काइम आ जाए, फूड आ जाए, या काइम आ जाए, काइम फूड बोलते हैं, सेमी डाइजेस्टेड फूड, काइम, ये जब इंटर करेगा तब एक हार्मोन रिलीज होगा। इस हार्मोन का नाम है CCK-PZ। ये हार्मोन है, इसका फुल फॉर्म है कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन।
कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, सीसीके, पीजेड, ये हार्मोन रिलीज होगा जब कायम ड्यूडेनम में आ जाएगा और ये हार्मोन ब्लड के थ्रू गॉल ब्लैडर में चला जाएगा और इसके कारण गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट किया, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करने से जो भी बाइल है गॉल ब्लैडर में वो तेजी से रिलीज होगा और जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो रिलैक्स हो जाएगा तो सारे बाइल ड्यूडेनम में रिलीज हो जाएंगे। फिर सुन लीजिए, जैसे ड्यूडेनम में जब कोई खाना नहीं रहा तो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, सारा बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर रहेगा। लेकिन जब ड्यूडेनम में खाना आ जाएगा तब एक हार्मोन रिलीज होगा, सीसीके, पीजेड, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन। ये हार्मोन ब्लड के थ्रू गॉल ब्लैडर में चला जाएगा, गॉल ब्लैडर इसके कारण कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को खोल देगा तो सारा बाइल ड्यूडेनम में चला जाएगा। और जो भी फूड है ड्यूडेनम में वो बाइल के साथ मिक्स हो जाएंगे, बाइल और बाइल सॉल्ट के साथ। ये बाइल है, इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को इमल्सिफाइड कर देता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये फैट को इमल्सिफाइड कर देता है। और इस बाइल सॉल्ट में दो तरह के बाइल सॉल्ट होते हैं। बाइल सॉल्ट्स दो तरह के होते हैं, एक है सोडियम टोरोकोलेट और दूसरा है सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये उतना इंटरेस्ट में नहीं पूछता है, तभी मैं बता देता हूँ। दो तरह के सॉल्ट होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट। और बाइल में बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल पिगमेंट्स। ये बाइल पिगमेंट्स मेनली बिलीरुबिन में होते हैं, बिलीरुबिन बाइल पिगमेंट है। ये ब्रेक होता है दो पार्ट में, एक है स्टर्कोबिलिन और दूसरा है यूरोक्रोम। ये जो स्टर्कोबिलिन है, ये स्टर्कोबिलिन पास होता है फीसेस, और जो ये यूरोक्रोम है ये पास होता है यूरिन से। दो पार्ट बताते हैं, बिलीरुबिन, स्टर्कोबिलिन और यूरोक्रोम। स्टर्कोबिलिन पास होता है फीसेस से और यूरोक्रोम पास होता है यूरिन से। अब आगे है कि जब कॉमन बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन बाइल डक्ट, तब फूड का कोई मिक्सिंग तो होगा नहीं बाइल के साथ, नो मिक्सिंग, कोई मिक्स नहीं होगा तो फैट इमल्सिफाइड नहीं होगा। और फैट इमल्सिफाइड नहीं होगा, लेकिन जो लाइपेज है वो ट्राई करेगा कि फैट को डाइजेस्ट करने का, कि फैट डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन इसके कारण फैट का इम्प्रॉपर डाइजेशन हो जाएगा, इम्प्रॉपर डाइजेशन। जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा कॉमन बाइल डक्ट में, ऑब्स्ट्रक्शन इन कॉमन बाइल डक्ट, तब फैट का इम्प्रॉपर डाइजेशन होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं, ये कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं स्टीटोरिया। जब कॉमन बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे स्टीटोरिया। जो भी पर्सन को अगर स्टीटोरिया हो, उसका जो फीसेस है वो ग्रीसी हो जाएगा, ग्रीसी फीसेस, ग्रे कलर का फीसेस निकलेगा, क्योंकि उसमें कोई स्टर्कोबिलिन रिलीज नहीं होगा। स्टर्कोबिलिन नहीं रिलीज होने से वो जो फीसेस है वो ग्रीसी कलर का हो जाएगा।
और कॉमन बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्ट होने से बिलिरुबिन भी डिओड्रम में नहीं पहुंच पाएगा और उसके कारण बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज कर जाएगा ब्लड में, क्योंकि बाइल को तो कहीं ना तो कहीं जाना ही होगा, पूरा भरते ही जाएगा तो बाइल कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में अगर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके कारण जॉन्डिस होगा, और इस जॉन्डिस को बोलेंगे, इसके कारण हो जाएगा जॉन्डिस, तो इस जॉन्डिस को बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इसमें यूरिन जो है वो डार्क हो जाएगा, यूरिन इज डार्क। अब इसके आगे कुछ गौर ब्लैडर के टर्म है। पहला टर्म है कोलेलिथियासिस। कोलेलिथियासिस, इसका मतलब होता है कॉल, जहां भी कॉले वर्ड हो इसका मतलब होता है ब्लैडर, ब्लैडर। और लिथ, लिथ, इससे लिथ का मतलब होता है स्टोन। कोलेलिथियासिस का मतलब हुआ स्टोन इन गॉल ब्लैडर। इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, कोलेलिथियासिस स्टोन इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्म हो जाता है। स्टोन इसलिए पैदा होता है क्योंकि वहां पर कैल्शियम, Ca और Ca एंड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेट कर जाता है, ये जम जाता है, उसके कारण स्टोन का फॉर्मेशन होता है। इस स्टोन का फॉर्मेशन को बोलते हैं कोलेलिथियासिस। और दूसरा टर्म है कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में जो इन्फ्लामेशन होता है इस टर्म को बोलते हैं कोलेसिस्टाइटिस। यहाँ भी कॉले का मतलब है ब्लैडर, कोलेसिस्टाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन गॉल ब्लैडर। और कभी कभी जो गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ जाता है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर जब निकालना पड़े तो उसको बोलते हैं कोलेसिस्टेक्टमी। जहाँ भी एक्टमी लगा हो तो मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। पहले मैं बताया था कोलेसिस्टेक्टमी, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ लीवर, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताना चाहता हूँ। पहला टर्म है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजेन फ्रॉम ग्लूकोज। ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन को बनने को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनने को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, मतलब बन रहा है, ये है एनाबॉलिक प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है दो जगह, पहला है लीवर में और दूसरा है मसल्स में। मसल्स, दो जगह ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ये एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ये होता है लीवर और मसल्स में। दूसरा टर्म है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस ये होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, इसका उल्टा, ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ये ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। ये हो गया आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि ये टूट रहा है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये भी लीवर और मसल्स में होता है, लीवर और मसल्स में। तो ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, एनाबॉलिक प्रोसेस, और ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, कैटाबॉलिक प्रोसेस। और एक और टर्म होता है, वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस।
ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये होता है इसमें ग्लूकोज बनता है इससे। ये ग्लूकोज बनता है एक सोर्स से जो कार्बोहाइड्रेट से अलग हो। कार्बोहाइड्रेट से अलग हो। कार्बोहाइड्रेट में आ गया जैसे ग्लूकोज, ये ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन से अलग हो, कार्बोहाइड्रेट से ही अलग हो। जैसे लाइक फैटी एसिड, फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड। इससे अगर ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, तो इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन एनाबॉलिक, ग्लाइकोजिनोलिसिस का मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज एटाबॉलिक, और ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका भी मतलब होता है ग्लूकोज बनना, लेकिन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट लाइक फैट अदर देन कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, अदर देन कार्बोहाइड्रेट लाइक फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, तो उसे बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब चलते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर का पहला फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ बाइल। बाइल का बनाना पहला फंक्शन है लीवर का। दूसरा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ फैट, फैट बनता है लीवर में। तीसरा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। फंक्शन ऑफ लीवर सिंथेसिस ऑफ बाइल, फैट, कोलेस्ट्रॉल। और चौथा फंक्शन है ये स्टोर करता है फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स को स्टोर करता है। तो ये हो गया 4। एक और फंक्शन है इसका, ये लिम्फ का प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है ये लीवर। ये है लार्जेस्ट सेंटर फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ, सबसे लार्जेस्ट सेंटर है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ का ये लीवर। तो इसके 5 फंक्शन हुए। पहला सिंथेसिस ऑफ बाइल, फैट, कोलेस्ट्रॉल, स्टोर करता है फैट सॉल्यूबल विटामिन, लार्जेस्ट सेंटर है प्रोडक्शन ऑफ लिम्फ का। और जो ये लीवर है, ये लीवर घिरा होता है एक कैप्सूल से। इस कैप्सूल का नाम है ग्लीसन्स कैप्सूल, ग्लीसन्स कैप्सूल। अब हम इस लीवर के अंदर के बारे में पढ़ेंगे। तो लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है हेपेटिक लॉब्यूल्स, हेपेटिक लॉब्यूल्स। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिनका नाम है हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स। और यही हेपेटोसाइट्स को बोलते हैं हेपेटिक सेल्स। यही जो हेपेटिक सेल है, यही सिक्रीट करता है बाइल, यही बाइल को सिक्रीट करता है। और ये बाइल चला जाता है, स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। जब ड्यूोडेनम में कोई खाना नहीं हो तो ये चल जाएगा गॉल ब्लैडर में, वहाँ स्टोर हो जाएगा। और जैसे ही कोई ड्यूोडेनम में काइम आया तो ये वहाँ से बाइल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कौन करेगा? CCK-PZ। ये CCK-PZ बाइल को, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये बाइल चला जाएगा ड्यूोडेनम में। अब चलिए हम इसे अब डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो हेपेटिक लॉब्यूल है, हेपेटिक लॉब्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ये इसका शेप होता है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप होता है इसका शेप होता है जैसे मान लीजिए ऐसा।
ये है हेपेटिक लोब्यूल। इसके बीच में सेंट्रल वेन होता है। ये वेन है सेंट्रल वेन, और ये सेंट्रल वेन जुटा होता है सारे कोनों से। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये जो जुटा होता है इसे कहते हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स। ये है हेपेटिक साइनोसॉइड्स। और इसके हर कोने पे एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है। हर कोने पे ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है। इस ट्रायंगुलर शेप में स्ट्रक्चर पे 3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक है ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, और दूसरा है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, और इसमें एक और होते हैं वो है बाइल कैनाकुली। ये बाइल कैनाकुली का मतलब है कि नेटवर्क है, ये नेटवर्क ऑफ स्पेसेस, नेटवर्क ऑफ स्पेसेस है। तो इसके बाद इस जो यहाँ गैप है इसके यहाँ पर होते हैं स्टार शेप्ड सेल्स। ये स्टार शेप सेल है कप्फर सेल्स, इसे कहते हैं कप्फर सेल्स। ये होता है फैगोसिटिक का मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। यहाँ होते हैं कप्फर सेल्स। और ये हो गया हेपेटिक साइनोसॉइड्स। इसके बगल में बहुत सारे सेल्स हैं, सब जगह पर सेल्स है। ये सेल है, यही है इसका हेपेटिक सेल या हेपेटोसाइट्स। ये है हेपेटोसाइट्स। ये हेपेटोसेल बाइल को बनाता है और सिक्रीट कर देता है हेपेटिक साइनोसॉइड्स में, और ये साइनोसॉइड से चला जाता है बाहर। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा नॉलेज कि रैट, पिजन एंड हॉर्स, ये तीनों में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। रैट, पिजन और हॉर्स में गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। अब आगे है एक बीमारी, इसे कहते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम ज़्यादा अल्कोहल पीने से होता है। इस सिंड्रोम में जो फैट्स है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं हेपेटोसाइट्स में, हेपेटिक सेल में। यहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेट होके ये पूरे लीवर को इलाज कर देते हैं। यहाँ पर ये सब इलाज हो जाते हैं। इलाज होकर यहाँ पे बहुत सारे फैट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसके कारण लीवर श्रिंक हो जाता है। यहाँ बहुत सारे फैट खाली जम जाते हैं, लीवर श्रिंक हो जाता है। ये श्रिंकिंग ऑफ लीवर को बोलते हैं, श्रिंकिंग ऑफ लीवर। इसी बीमारी को बोलते हैं सिरहोसिस। लीवर श्रिंक होता है, इसी को बोलते हैं सिरहोसिस। इस सिरहोसिस होने से सारा लीवर का फंक्शन खराब हो जाता है। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा पैनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। तो अब चलिए अब इससे एनसीईआरटी पर तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी। ये यहाँ से हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है सैलिवरी ग्लैंड का। सैलिवरी ग्लैंड हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।
अब अभी हम पढ़ते हैं गॉल ब्लैडर और लीवर के बारे में। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बताया लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, वेइंग अबाउट 1.2 टू 1.5 kg। मैंने आपको बताया था 1.2 टू 1.8 kg। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए 1.2 टू 1.5, ऑप्शन ए में ही रहा, ऑप्शन बी में रहा 1.2 टू 1.8, तो आप इसे ही टिक करें, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्योंकि और नीट एनसीईआरटी के हिसाब से चलता है। तो वो भी 1.2 टू 1.8 गलत नहीं है, लेकिन अगर नीट में अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो यही माने, ठीक है। तो 1.2 टू 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। इट इज सिचुएटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है जस्ट बिलो दी डायफ्राम, डायफ्राम के जस्ट नीचे, जो है, एंड हैज 2 lobes, 2 लोब होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। The hepatic lobules are the structural and functional unit of liver. Hepatic lobules containing hepatic cells arranged in a form of cords. Cords में arranged होता है ये। Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Gleason's capsule. Gleason's पूरा लोब, दोनों लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब कवर होता है ग्लीसन्स कैप्सूल से, जो कि थीन कनेक्टिव टिश्यू है। द बाइल सिक्रेटेड इन दी हेपेटिक सेल्स, हेपेटोसाइट्स, हेपेटिक सेल्स बोलते हैं, passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called gallbladder. इसमें आगे स्टोर हो जाता है। एंड द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, बताया था, गॉल ब्लैडर डक्ट को बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, अलॉन्ग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म द कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों को मिलाकर बोलता है कॉमन बाइल डक्ट। और उसके आगे है द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में खुलता है, एंड द कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, दोनों कॉमन हेपेटिक पैनक्रियाटिक विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से गार्डेड होता है। और जो ओपनिंग उसके बोलते हैं एम्पिला ऑफ वेटर, तो एम्पिला ऑफ वेटर को घेरे रहता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और ये खुलेगा तभी बाइल जा पाएगा ड्यूडेनम में, नहीं तो नहीं जा पाएगा। और ये कब खुलेगा? जब सीसी के पीजेड इसको हार्मोन रिलीज होगा तो ही ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई खुलेगा। तो इतना ही। अब आगे चलते हैं, कुछ इसका क्वेश्चन बनाते हैं। आगे ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज और सैलिवरी ग्लैंड अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फैट डाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय। ये क्वेश्चन पूछा गया था CPMT 1998 में। पहला ऑप्शन है बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, और इनमें से कोई नहीं। तो फैट डाइजेशन बोल रहा है। फैट डाइजेशन क्या किससे रिलेटेड है? बाइल जूस, क्योंकि बाइल क्या करता है? फैट को इमल्सिफाइड करता है। तो फैट डाइजेशन को फैसिलिटेटेड बोल रहा है। फैसिलिटेटेड किससे होता है? बाइल जूस से। यही बाइल जूस जाकर पहले इमल्सिफाइड करता है, तो यही आगे प्रोसेस बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, बाइल जूस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई फाउंड इन मैन गार्ड्स दी। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसको गार्ड करता है? ये क्वेश्चन है केरला PMT का। केरला PMT 2010, केरला PMT 2010 का क्वेश्चन है ये। पहला ऑप्शन है पैनक्रियाटिक डक्ट, दूसरा ऑप्शन है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, तीसरा ऑप्शन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ड्यूडेनम। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई किसको गार्ड करता है? ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है एम्पिला ऑफ वेटर के पास, जो खुलता है ड्यूडेनम में। तो और गार्ड किसको करता है? पैनक्रियाटिक डक्ट को गार्ड नहीं करता है, क्योंकि सिर्फ पैनक्रियाटिक डक्ट वहाँ नहीं आता है। पैनक्रियाटिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट दोनों को मिलकर जो उसको गार्ड करता है। तो इसका होगा आंसर बी, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है,
कप्फर सेल्स आर फाउंड इन, कप्फर सेल्स किस में होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, CPMT में आ चुका है, PPMT में आ चुका है, BHU में आ चुका है, जिपमर में आ चुका है। CPMT में 3 बार आ चुका है, 92 में, 99 में और 2003 में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो कप्फर सेल्स क्या होता है? ये एक फैगोसिटिक सेल होता है, ये बैक्टीरिया को मारता है। ये किसमें पाया जाता है? कप्फर सेल पाया जाता है अभी हमने पढ़ा है लीवर में, लीवर के हेपेटिक लॉब्यूल्स में, हेपेटिक लॉब्यूल्स में पाया जाता है। ये स्टार शेप का होता है, ऐसा स्टेप में बताया था, स्टार शेप का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।